अब numpy के फंक्शंस भी एज इट इज एप्लीकेबल है। हमने तो पिछला लेक्चर में भी देखा था कि मिसाल के तौर पर numpy डॉट स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। स्क्वायर रूट आई थिंक है numpy के अंदर, देख लेते हैं हेल्प अभी। जी स्क्वायर रूट निकालते हैं स्टैट्स में से। हम प्लेट का जो है स्क्वायर रूट निकालना चाहें, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। किसी भी कॉलम का, पूरे डेटा फ्रेम का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टैट्स के अंदर जो है एक प्लेट का कॉलम था। इस कॉलम का हमने जो है स्क्वायर रूट निकाल लिया। और numpy के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे हम पेंडास के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस जो है कुछ अवेलेबल हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास स्टैट्स का डेटा फ्रेम है, हम इसमें सबसे बुनियादी तो डिस्क्राइब का मेथड है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब से जो है आप देखें हर कॉलम की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कितने रिकॉर्ड्स हैं, मीन कितना है उन रिकॉर्ड्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 25th परसेंटाइल कितना है, 50th परसेंटाइल कितना है, 75th परसेंटाइल कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। इन तमाम चीज़ों से हमें डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अंदाजा होता है कि डेटा किस नेचर का है, डेटा का फैलाव कितना है, मिनिमम वैल्यू क्या है डेटा के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू क्या है डेटा के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है डेटा का। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्राइब के फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है सम कर सकते हैं अक्रॉस द कॉलम या क्रॉस द रोज। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेटा फ्रेम में से हम डेटा फ्रेम का सम करते हैं। डेटा फ्रेम, हमारे फ्रेम का नाम जो है स्टैट्स है। आई थिंक हम इसको सम करने के बाद जो है ये बुनियादी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। साथ साथ अगर हम फ्रेम को भी प्रिंट करा दें तो टोटल मैचेस जो खेले गए हैं वो 20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से टोटल पॉइंट्स जो है 32 बन रहे हैं। अगर इन सबको जमा करें, टीम्स जो है ऑब्वियसली इनको सम नहीं कर सकते हैं, तो ये कंकेटिनेट हो क्या आ रहा है, विन जो है इन सबको जमा करें तो क्या बन रहा है। और 4 मैचेस ऐसे हैं जो कि टाई हुए हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। सम के अलावा क्यूमुलेटिव सम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हमने जो है नमपाई के अंदर देखा था। IDX मैक्स का मेथड अभी मैंने आप लोगों को कराया है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो किस इंडेक्स पर आ रही है। और बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे गिवन है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट निकालना, डिस्क्राइब, मिनिमम मैक्सिमम, आर्ग मिनिमम, आर्ग मैक्सिमम, क्वांटाइल, सम, मीन, मीडियन, mean absolute deviation, product of all values, variance and so on. तो I would like कि आप जो है प्रैक्टिस करें
ये आपका असाइनमेंट है, प्रैक्टिस करें वेरियस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेथड। अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछे, ठीक है। अब डेटा को किस तरीके से रीड या राइट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये जो डेटा फ्रेम है हमारा स्टैट्स का, इसको हम जो है अगर CSV फॉर्मेट में या एक्सेल के फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो टू CSV का मेथड मौजूद है। तो ये आपकी करंट ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगा, ये डेटा सेव होगी। along with index। सर एक्सेल में सेव? ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है, ये एक्सेल नहीं है ये, ठीक है ना। एक्सेल में ओपन हो रहा है, असल फाइल तो ये एक टेक्स्ट फाइल है। एक्सेल में भी सेव हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस फॉर्मेट में ये फाइल है हमारी, एक्सेल में खुल जाती है। इस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, दोबारा ओपन करना चाहें तो pd.read_csv माई डेटा, तो ये आपका डेटा लोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है पहला कॉलम जो है वो इंडेक्स का आ रहा है, तो रीड CSV को आप इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं, कमेंट है। तो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर आप चाहें तो कुछ रॉस जो है स्किप भी कर सकते हैं, फुटर स्किप करना चाहें, हेडर स्किप करना चाहें। यूज कॉलम्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन से कॉलम्स आप जो है इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन से कॉलम छोड़ना चाह रहे हैं। और इंडेक्स कॉलम जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इज इक्वल टू, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस कॉलम का नाम जो है हमको दिया नहीं है, तो क्या उठ के आ रहा है सर आप हमने। सिंपल इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ, से भी कर सकते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। भी देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। सेव करते हुए स्पेसिफाई करें, रीड करते हुए जीरो देना पड़ेगा। इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है।
अच्छा, ये इसको CSV कोई इतनी वो नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं ये CSV, तो शेयर कराने की जरूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर जो है इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप जो है फाइल्स जो है CSV फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हेडिंग वाले कॉल रॉ को जो है स्किप करना है, तो हेडर इज इक्वल टू नन कर दें, तो हेडिंग वाली रॉ जो है वो स्किप हो जाएगी। कैसे? अगर जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग हेडर इज इक्वल टू नन, तो हमारे पास कोई हेडर नहीं है, तो जो पहली रॉ है वो भी जो है आपके पास रिकॉर्ड के तौर पर आ रही है। ये जो है रिकॉर्ड के तौर पर आना शुरू हो गई। अब ये नहीं होती अगर मिसाल के तौर पर, तो फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपके। अब रीड करें हम अगर इसको, सर डाटा डॉट CSV लिखने से ये जो ऑटोमेटिकली हमें CSV फाइल में शो करेगा। नहीं, ये तो फाइल का नाम है जिस फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, वो आपने शो किया ना CSV फाइल, उसमें भी शो हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें शो कर देगा। देखो बेटा, हमने ये सेव किया था ना, जब हमने राइट CSV किया था टू CSV, तो ये इस नाम से हमने एक फाइल बना दी थी। अब वही फाइल ओके हम लोड ओके, कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर ये इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम 0 ये क्या कर रहा है? असल में जब हमने इसको बनाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जब हमने इसको सेव किया था तो ये एक कॉलम इसने इंडेक्स भी डाल दिया था, ठीक है। नॉर्मली जो है पेंडास में हम जब डेटा सेव करते हैं तो उसमें एक कॉलम इंडेक्स का भी रखते हैं, ताकि उसको इजीली हम जो है रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकें। तो ये वही इंडेक्स का कॉलम है। हमने बताया है कि जो पहला कॉलम है, 0th कॉलम है, वो इंडेक्स का कॉलम है, तो ये इंडेक्स भी आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं इसको दोबारा लोड करता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि मैं इस इंडेक्स के जरिए जो है डेटा को एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इंडेक्स दिया T1, तो T1 वाला रिकॉर्ड उठ के आ गया। अगर मैं यहाँ पे T4 दूंगा तो T4 वाला रिकॉर्ड उठ के आ जाएगा। इंडेक्सेस के ऊपर हमने तो काफी बात की है ना, तो ये वो इंडेक्सेस है जो कि आप उठा सकते हो। हेडर जो है बाद औकात होता है कि आपके पास रिकॉर्ड ऐसा पड़ा होता है कि जिसमें हेडिंग अच्छा नहीं सर, होती है। हाँ, सर इसमें एक बोले। सवाल ये था, अगर मैं स्किप रो कर दूं तो ये जो मेरा हेडर आ रहा है उठ के, तो ये भी खत्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उस तरह तो भी कर सर फिर सकते हमें डिलीट करने की क्या जरूरत है? हम स्किप रो का एक वो आर्गुमेंट दे देते हैं सर उसको। हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। तो मैं डिफरेंट ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ ना, जो आपको फिजिबल लगे वो आप वो यूज करें, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। इसके ब्राउज का फायदा एक और भी होता है। जब आपकी फाइल बहुत बड़ी होती है ना, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आप वन गो में फाइल कभी लोड नहीं करते हो। फिर आप क्या करते हो, आपने बोला यार 1 लाख रिकॉर्ड उठाओ, तो फिर अगली दफा जब रीड करोगे तो कहोगे शुरू के 1 लाख रिकॉर्ड को छोड़ के उसके आगे से उठाओ। वहां पे इसके ब्राउज फायदेमंद होता है। जब आपके पास कई अरब रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आप एक ही दफा में तो लोड नहीं करोगे ना, वो तो लोड भी नहीं होगा। तो आप बोलोगे इतने शुरू के रिकॉर्ड छोड़ दो, उसके आगे से उठाओ, फिर अगली दफा उसके आगे से, फिर अगली दफा उसके आगे से, ठीक है। अच्छा, मैं हेडर क्वेश्चन टाइप कर दी
फिर वो हम यूज कर सकते हैं ना अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो। फिर से पूछिएगा सवाल अपना। सर कोई चंक चंक साइज का कोई पैरामीटर हम यूज करते थे डेटा जी जी, ज़्यादा। चंक चंक भी यूज करते हैं, बिल्कुल उससे करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मिसाल के तौर पर ये डेटा पड़ा हुआ है, अब इसमें कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो अब ये एक्सेल में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, डेटा आपका एक्सेल में भी हो सकता है। अब इसको कैसे लोड करेंगे? pd.read xlsx, read excel data.xlx xslx, और हेडर जो है नन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हेडिंग तो है नहीं कोई, ठीक है, तो हम जो है हेडर नन कर दिया। अब ये डेटा जो है सर एक्सटेंशन गलत टाइप हुई है फाइल की। xlsx, तो ये डेटा लोड हो जाएगा। अब ये डेटा के जो कॉलम्स हैं वो हम यहाँ पे बता भी सकते हैं और हम अलग से भी बता सकते हैं। my data अंडरस्कोर कॉलम्स इज इक्वल टू, पहला कॉलम जो है प्लेड है, दूसरा कॉलम जो है पॉइंट्स है, तीसरा कॉलम जो है टीम है, और चौथा कॉलम क्या है भाई? विंस, विंस है, और पांचवा कॉलम जो है लॉस टाई। तो हमने जो है कॉलम्स भी बता दी है। अब हमारा डेटा सही आ गया, ठीक है। तो एक्सेल में डेटा हो तो फिर हम एक्सेल में भी इसी तरीके से लोड कर सकते हैं। तो मैं ये आपसे एक्सेल की फाइल भी शेयर कर दूंगा और CSV फाइल भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्मेट है जिसमें आप जो है डेटा को रख सकते हैं। वो फॉर्मेट जो है अभी आगे आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो है टेबल फॉर्मेट में, फिक्स विथ फॉर्मेट में, क्लिपबोर्ड फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, हडूप फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में, पिकल फॉर्मेट में, SQL फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर डेटा रख सकते हैं। सर तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कौन से यूज? सबसे ज्यादा CSV ही इस्तेमाल होगा। सबसे ज्यादा आप डेटा जो यूज करेंगे वो CSV फॉर्मेट में आप जो है रीड राइट कर रहे होंगे, जब मशीन लर्निंग आप डीप लर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपका टास्क है असाइनमेंट, रीड राइट डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स, ठीक है। अब आते हैं पीछे, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया। अब डेटा में अमूमन जो है आपके पास मिसिंग वैल्यूज भी होती हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना चाह रहे होते हैं। मेरा ख्याल है मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई डेटा पड़ा हो ना, तो
अब इस डेटा को हम उठाते हैं और दोबारा तो इंपोर्ट करते हैं। सॉरी, इंपोर्ट तो है हमारे पास, हम इस डेटा को लोड करते हैं। students.csv, ठीक है। इस डेटा को हमने जो है लोड किया, ये हमारे पास डेटा आ गया। ये स्टूडेंट्स की आईडी आ रही है, डिग्री आ रही है, नेम आ रहा है, मिड में कितने मार्क्स हैं, क्विज 1 में कितने हैं, क्विज 2 में कितने हैं, असाइनमेंट्स में कितने हैं। ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो ये डेटा की जो है डिटेल्स आ गई, कितने स्टूडेंट्स हैं। सर ये सेम वाला डाटा जो अभी डिस्प्ले हुआ था। सॉरी, सेव है जी, ये ये मेरे ठीक है। ये मेरे पास सेव है। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें से जो है is any होगा मेरे ख्याल में। हमें पता चल रहा है इज एनी का मतलब है कौन कौन से नॉट आ नंबर्स हैं, और उसका सम कर लिया हमने, तो हमें पता चल गया कितने जो है मिसिंग वैल्यूज हैं। यानी इससे हमें क्या पता चला, इस स्टेटमेंट से नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज। ठीक है। यानी क्विज 1 जो है उसमें 3 बच्चों ने क्विज नहीं दिया, तो उनके कोई नंबर नहीं आ रहे। असाइनमेंट के अंदर जो है, असाइनमेंट 1 के अंदर 3 बच्चों ने नहीं दिया, असाइनमेंट 2 में 12 बच्चों ने नहीं दिया। ठीक है, समझ आ रहा है। इससे हमें क्या पता चल गया कि कौन कौन से जगहों पे रिकॉर्ड्स मिसिंग है। ठीक है। ये हमने दो फंक्शंस कंबाइनली यूज किए, इस तरह हम दो फंक्शंस डॉट लगा के यूज कर सकते हैं ज्यादा। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग यूज करने के बजाय एक ही में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इन प्लेस नहीं हो रहा है, इसका फायदा यही है। इस ने पहले ये बता रहा है कि मिसिंग वैल्यूज कितनी है, और फिर सम जो है वो ये बता मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये तो बूलियन आएगा ना, ये बताएगा कि ये वाला रिकॉर्ड मिसिंग है या नहीं है। और ठीक है। डॉट सम करेंगे तो उसको रॉ वाइज सम कर लेगा, कॉलम वाइज सम कर लेगा। कॉलम वाइज हो रहा है सम। कॉलम वाइज सम हो रहा है। जी, हर कॉलम का सम आ रहा है। ठीक है। तो क्विज 1 में जहां जहां पे ट्रू आ रहा होगा वो 1 हो जाएगा, और जब 3 ट्रू आ रहे होंगे तो 3 आ जाएगा। क्विज 2 के अंदर 3 ट्रू आ रहे होंगे, 3 जगहों पे नल आ रहा होगा। और ऊपर करेंगे जहां से ये डेटा को उसने सम किया। अगर इसका रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहें तो इसको देख भी लेते हैं। डिस्प्ले डीएफ, ये डेटा फ्रेम है आपका। यहाँ पे ट्रू आ रहा होगा, यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा, यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा, यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा। ठीक है। तो जो ट्रू वाले 1 हो जाएंगे और वो सम हो जाएंगे। तो जो नल वैल्यूज है वो ट्रू आ रही होंगी। हाँ, क्योंकि हमने इज नल देखा है ना, कि ये नल है या नहीं है। इज एन ए।
इज नॉट एन भी करके चेक कर लें सर। हाँ वो भी कर सकते हैं, तो उसका फायदा नहीं है अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा उससे कि कितनी सही वैल्यूज हैं, वो पता चल जाएंगी इससे। नॉट एनी है नहीं, अच्छा जी, नहीं होगा कुछ ना कुछ। इस एनी का अपोजिट कर दें आप। सर अगर हमने ये देखना हो कितने स्टूडेंट्स का ए ग्रेड है कितने बी है, तो हम कंडीशंस वो भी देख लगाएंगे। लेंगे, वो भी देख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये इससे पता चल गया कि कितने सर सही ये रिकॉर्ड। डेटा प्राइवेट नहीं है तो हमें मिल सकता है सर? क्या? ये डेटा सेट हमें मिल सकता है? जी जी, मैं आपको दे दूंगा डेटा सेट ना। थैंक यू सर। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारे पास। और अब आपका क्वेश्चन जो है कितने बच्चों के ए ग्रेड्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो डीएफ के कॉलम्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ग्रेड, तो डीएफ, अब हम कैसे देखेंगे? डीएफ ग्रेड इज इक्वल टू ए। तो ए कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों के? तो ये आ गया हमारे पास जिन बच्चों के ए ग्रेड आ रहे हैं। ठीक है, सर ये जो आपने ऊपर डीएफ के साथ वो किया था वो दोबारा बता, इससे ऊपर वाला ये डीएफ इस एनए सम, इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसका ना, नॉट अ नंबर को उल्टा कर दिया हमने, यानी जहाँ पे नंबर हो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स सही वाले हैं। सर ये जो शुरू में साइन लगा हुआ, ये साइन किस लिए यूज होता है? कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट कर देगा ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। और सर इसमें जो है ये फाइल में ये डॉट मतलब नॉट डीएफ डॉट ISN जो लिखा हुआ है। नॉट अ नंबर इज नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर का उल्टा कर दिया, यानी वो वाले रिकॉर्ड जहाँ पे नंबर हो कोई। ठीक है, और सर सम का सर जी पूछे। सर सम सर का फंक्शन जो है सम जो है वो ऐड कर लेगा, ट्रू काउंट कर रहा है एक तरीके से कि ये वन वाले कितने हैं, ठीक है ना, ट्रू वाले कितने हैं उनको काउंट कर रहा है। सर जो ग्रेड का कॉलम है उसके अंदर तो मतलब ABC पड़ी हुई है, तो वहां पे भी उसने काउंट में उसको काउंट किया साथ, नॉट अ नंबर के साथ। हाँ हाँ, तो वो है ना, डेटा नहीं है ना, डेटा है या नहीं है उससे पता चलेगा। ठीक है, डेटा होगा तो वो काउंट करेगा उसको। एनी में जो है दोनों चीजें चेक करता है, नंबर हो या टेक्स्ट हो, वो दोनों पे ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। और क्या क्या चीजें कर सकते हैं? अब हम जो है एक बड़ा बेसिक मेथड यूज करते हैं। और मिसाल के तौर पर जो हमारे पास, इस पे दोबारा आते हैं, जो हम दिखना चाह रहे थे, कहाँ चला गया? हम इसको जो है दोबारा से नॉट अ नंबर देखना चाह रहे हैं कितने हैं, या नीचे कर लेते हैं इसको। अब क्विज 1 में 3 जगहों पे जो है डेटा नहीं है। ठीक है, अच्छा, मारिया का क्वेश्चन है कि हमने वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जिसमें डेटा नहीं है, वो भी। अच्छा चले पहले वो देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे देखना है कि क्विज 1
में जहाँ पे डेटा नहीं है, तो ये बता देगा क्विज 1 के वो कौन से रिकॉर्ड हैं जहाँ पे डेटा नहीं है, और उसको डेटा फ्रेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देंगे, तो ये पता चल गया कि क्विज 1 के वो वाले रिकॉर्ड जिसमें डेटा नहीं है उठ के आ गए। ठीक है, ठीक है जनाब। अब आगे चलते हैं। अब हम जो है क्विज 1 में कोई वैल्यू भरते हैं। फिल एन ए, और हम कहते हैं क्विज 1 जिन्होंने नहीं दिया उनको 0 नंबर मिले। ठीक है, और हम इन प्लेस कर देते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यही वाला रिकॉर्ड दोबारा देखें तो अब कोई भी नॉट अ नंबर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जहां जहां पे फिल आने का मतलब क्या है, हम जो है इसको फिल करा दें। अब देखिए कोई भी रिकॉर्ड आने वाला नहीं बचा। ठीक है, चलिए। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास आ चुका है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सर वो ओपन कर दें प्लीज ग्रुप। ग्रुप का मकसद ये होता है कि आप अंदर इंटरेक्शन कर सकें। अच्छा चले, मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं क्विज 2 के ऊपर। क्विज 2 में जो है ये सारे एनए आ रहे हैं। क्विज 2 में भी 3 एनए हैं। अच्छा, ये एक साथ भी आप कर सकते हैं सबको। मैं df डॉट फिल एनए कर दूं 0, तो जहां जहां पे आपके पास डेटा में नॉट अ नंबर है वहां पे क्या हो सर जाएगा। हाँ, सर इसका कोई फंक्शन हम बना सकते हैं कि जहाँ पे भी एन हो वो फिल हो 0। जहां पर एनए हो वो फिल हो जाए ना, तो वही तो कर रहे हैं। जहां पे एनए होगा वो फिल हो जाएगा। सर 1 ठीक बाय है, 1 कर रहे हैं ना, कोई एक फंक्शन बना के 1 बाय 1 नहीं कर रहा, अब तो मैंने सबको कर दिया एक साथ। ठीक है, ओके सर, ये सबको कर दिया। पहले मैंने 1 बाय 1 करके बताया आपको, अब मैंने सबको एक साथ भी कर दिया है। थैंक यू सर। ठीक है जनाब। तो सर बेसिकली फिल एनए जो है, जो भी एम्प्टी सेल होगा उसको जो है वो फिल कर देगा किसी भी नंबर से। हाँ बिल्कुल। ओके, किसी भी नंबर से नहीं, जो सर ने ब्रैकेट में नंबर दिया 0 से, उससे फिल करेगा। नहीं मींस के 0 अगर हम वहाँ 1 लिखेंगे तो वो 1 कर देगा, 2 लिखेंगे तो 2 जी कर देगा। बिल्कुल। ओके ओके। सर डाटा क्लीनिंग में तो जब करते हैं मशीन लर्निंग में डाटा क्लीनिंग जरूरी होती है, तो सर वहाँ जो एन होता है बस वहाँ कौन सा नंबर में रिप्लेस करना चाहिए, 0 करेंगे या वो जो वैल्यू निकालते हैं मीन या दूसरी वगैरह? हाँ, मीन भी कर सकते हैं, अमूमन हम 0 ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीप लर्निंग इतनी स्मार्ट हो गई है, वो समझ जाती है, डेटा इतना ज्यादा होता है ना, वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू है जब ये 0 आ रहा है बार बार। जी सर, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक काम और भी कर सकते थे हम, ये अभी इन प्लेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में अभी चेंज नहीं हुआ है, डेटा फ्रेम हमारा पुराना ही है। ठीक है, ये इन प्लेस नहीं है, तो अभी भी डेटा फ्रेम के अंदर एनए तो मौजूद होगा। तो ये अभी डेटा है जो कि जहाँ पे एनए आ रहा है। ठीक है ना, इतने सारे जगहों पे एनए, इतने सारी जगहों पे कितने हैं यहाँ? अच्छा, कहीं पे भी एक जगह पे भी आ रहा है तो दिखा रहा है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉप एनए करता हूँ।
नीचे था ना। अब जो नॉट अ नंबर वाले थे वो सारे ड्रॉप हो गए, ठीक है। ये बच गए हमारे पास, जहाँ पे डेटा नहीं था वो ड्रॉप हो गया, फिल वाले आ गए सारे। सही है जनाब। रॉ ड्रॉप हुई है, रॉ कॉलम ड्रॉप नहीं हुआ। रॉ भी ड्रॉप कर सकते हैं एक्सेस देके, अभी रॉ कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं एक्सेस देके, अभी रॉ ड्रॉप हुई है। सर क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम ड्रॉप ड्रॉप करें? ड्रॉप में ना अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसमें और भी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करते हैं कि इतनी वैल्यूज हो तो रखो। मिसाल के तौर पर 10 कॉलम है एक रो के अंदर, 10 में से 4 का डेटा नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 में से 8 का डेटा नहीं है तो फिर आप बोलोगे यार ऐसे डेटा का फायदा ही नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो, इसका सारा डेटा ही नहीं है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये भी कर सकते हैं। सर ये पूरी रो ड्रॉप हुई है कि सिर्फ स्पेसिफिक वो मींस जहाँ पे NaN है वो ड्रॉप हुआ है? पूरी रॉ ड्रॉप हुई है। ओके ओके। सर इंटायर रो ड्रॉप हुआ है ना सर इसकी? जी इंटायर रो। अच्छा, ये जो हम जितना भी ड्रॉप कर रहे हैं फाइल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सारा काम मेमोरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, फाइल वैसी की वैसी है। तो ठीक है सर जनाब। अब इधर हम फाइल को अगर कॉल करेंगे तो सेम वाली आ जाएगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगी? नहीं, अगर आपने चेंज करने के बाद सेव करना है तो दोबारा राइट करना पड़ेगा, 2 CSV करके राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अब हम एक काम और कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। पहले ने देख लिया हमने। अच्छा अभी आते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, रीड CSV करना, रीड टेबल करना, ये मैंने असाइनमेंट दिया आपको। मुख्तलिफ तरीकों से डेटा किस तरीके से रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम सेपरेटर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये क्या होता है सेपरेटर? जो आपका डेटा है, अगर आप इसको खोल के देखें तो ये कॉमा सेपरेटेड है, यानी हर रिकॉर्ड जो है उसके अंदर जो है कॉमा से एक एंट्री दूसरी एंट्री से सेपरेट हो रही है, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है, तो इनको CSV कहा जाता है। लेकिन आपका डेटा जो है टैब सेपरेटेड भी हो सकता है, उसको TSV कहा जाता है। ठीक है, आपका डेटा जो है किसी और पाइप सेपरेटेड भी हो सकता है, तो डेटा जो है डिफरेंट फॉर्मेट में सेपरेट हो सकता है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे सेपरेटर में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं टैब से सेपरेट हो रहा है, किससे सेपरेट हो रहा है।
सर अगर टैब से करना हो तो एस के पीछे टी लिखेंगे या बाद में, और ये प्लस बैकस्लैश टी लिखेंगे, ठीक है। सही। चलिए रीडिंग राइटिंग देख लिया हमने। एक चीज जो है पीछे रह गई थी, उसके बारे में मैं बता दूं। ड्रॉप करते हुए जो है ना, आपके पास क्राइटेरिया होता है कि अगर 10 कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स में से अगर एक कॉलम भी मिसिंग हो, ठीक है, तो आप पूरा ड्रॉप कर दें। मिसाल के तौर पर आपने जो है डेटा गैदर किया, अब आपने बॉयज से पूछा उनकी सैलरी, उनका नेम, उनकी एज, तो एज तो बता देंगे बॉयज, लेकिन अपनी सैलरी नहीं बताएंगे, तो वो डेटा नॉट अ नंबर आ रहा होगा। गर्ल से पूछा, उन्होंने अपनी एज नहीं बतानी, तो वो रिकॉर्ड जो है एम्प्टी होगा। तो अब आपके पास कंडीशन है कि अगर एक आध डेटा मिसिंग है, बाकी पूरा डेटा मौजूद है, तो क्या उस डेटा को रखना है या ड्रॉप कर देना है। तो ड्रॉप करते हुए आप हाउ के अंदर जो है ये भी बता सकते हैं कि अगर सारा डेटा नॉट अ नंबर हो, अगर आपने ऑल किया तो सारा डेटा नॉट अ नंबर होगा तो ड्रॉप होगा, वरना ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास डेटा फ्रेम ये है, और इसमें से अगर हम जो है देखें तो नॉट अ नंबर वाले कुछ, अब जैसे ये रिकॉर्ड है अहमद अली रजा का, अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर जो है सब कुछ मौजूद है, सिर्फ असाइनमेंट 1 मौजूद नहीं है, तो क्या हमें इसको ड्रॉप करना चाहिए। अगर मैं हाउ इज इक्वल टू ऑल कर दूं तो ये ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। df डॉट ड्रॉप na और हाउ इज इक्वल टू ऑल कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो है वो अगर एक भी चीज नल मिल रही है रिकॉर्ड में, एक जगह पे भी नल आ रहा है तो ड्रॉप कर देगा, लेकिन अभी ड्रॉप नहीं करेगा, सर ठीक हाउ है। देखिए ऑल फिर हाउ इज इक्वल टू ऑल का मतलब है जब ये सारे नल होते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड नल होता है इसका, फिर ड्रॉप करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो बस ये याद रखें कि पेंडास के अंदर फैसिलिटी है कि आप ड्रॉप करते हुए मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखते हुए ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि अगर डेटा में एक काम की चीज़ भी मौजूद है तो उसको रखना है, तो आप उसको रख सकते हैं। अगर आप ये समझते हो कि एक भी चीज़ नल है तो ड्रॉप कर दो, तो वो भी कर सकते हैं। सर इसमें एक और भी हम कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड में हम बता सकते हैं कि बिल्कुल इतना बिल्कुल, वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू। तो ये देख लिया हमने, ये मुख्तलिफ तरीके हैं पेंडास में डेटा फ्रेम से रीड करने के, डेटा फ्रेम को रीड करने के। अच्छा, अब इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जिसके अंदर आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेट और टाइम जो है उसमें अक्सर इश्यूज आते हैं, उसको किस तरीके से पार्स करेंगे, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एडवांस फीचर्स मौजूद हैं। और अगर फ्यूचर में आप जो है स्पेसिफिकली इस डोमेन में जाते हैं, डेटा क्लीनिंग की डोमेन में जाते हैं, तो पेंडास पे अगर आप काम करते हैं एडवांस लेवल पे, तो ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये फीचर्स मौजूद है, आइट्रेशन की सपोर्ट जी। सर इसको हम ऑप्शनल आर्गुमेंट्स क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर आप इनको दिए बगैर भी काम करेंगे तो पेंडास जो है काम तो करेगा,
लेकिन अगर आप जो है इन फीचर्स को यूज करना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो ये भी कर सकते हैं। ऑप्शनल है ये, रीड करते हुए आप ये स्पेसिफाई कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा रेजिक्स जो है वो पेंडास का पार्ट नहीं है। रेजिक्स जो है आप लोग खुद देख लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, रेजिक्स जो है मॉड्यूल 1 में थोड़ा बहुत कवर हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन रेजिक्स जो है वो हमारे क्वार्टर 2 का पार्ट नहीं है। रीड सीएसवी अगर हम करें और हम जो है सेपरेटर स्पेसिफाई कर सकते हैं, हेडर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं रीड करते हुए कॉलम्स बनाने के लिए। अब रीड करते हुए आप कह रहे हो कि जहां पे नल आ रहा है, जहां पे डेटा नहीं मिल रहा, तो वहां पे नल नहीं लिखो बल्कि कुछ और वैल्यू डाल दो। तो आप वो भी बता सकते हो कि नल वैल्यूज की जगह पे NULL लिख दो, NaN ना लिखो, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक्सटेंसिव किस्म की सपोर्ट मौजूद है। रीड करते हुए आप मुख्तलिफ फॉर्मेट में डेटा रीड कर सकते हैं और क्या क्या आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो है ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक साथ अमूमन आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पता होनी चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। सेपरेटर अमूमन आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल होगी, टैब सेपरेटेड होगी, तो आप सेपरेटर स्पेसिफाई करके \t लिख सकते हैं। हेडर, अगर आपको जो है हेडर हटाना है वो भी कर सकते हैं। इंडेक्स कॉलम बता सकते हैं, कॉलम्स के नेम बता सकते हैं। और ये आर्गुमेंट्स हैं, जो इतने सारे आर्गुमेंट्स हैं, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की लाइब्रेरी है पेंडास की, जिसमें बहुत ही एडवांस किस्म के फीचर्स भी हैं जो कि अमूमन हम यूज नहीं करेंगे। अब फाइल्स को जो है रीड करते हुए आप ये भी कह सकते हो कि मैं जो है फाइल्स जो है पूरी रीड नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं मिसाल के तौर पर 100 रोज रीड करना चाह रहा हूँ, तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज जो है 5 आप कर दें, तो इससे क्या होगा, आपकी फाइल जो है उसमें से 5 रिकॉर्ड सिर्फ रीड होंगे। ये जरूरत उस वक्त पड़ती है, जैसे अभी मैं काम कर रहा था एक जगह पे, और वहां पे जो है प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं उस पे अप्लाई का फंक्शन लगा रहा था, तो क्योंकि रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा थे तो डेटा मेमोरी में रहने की वजह से जो है मेमोरी ओवरफ्लो का एरर आ रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, हम कहते थे कि हम डेटा जो है ना इतना ज़्यादा एक साथ लोड ना करें कि मेमोरी में जगह ही ना बचे। बहुत बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड से लाखों की तादाद में। तो हमने क्या करा, हम पूरा रिकॉर्ड लोड करने के बजाय हजार हजार करके लोड करें और उसके बाद जो है प्रोसेस करें, तो चंक्स में लोड करते हैं। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, चंक्स के ऊपर जो है ना लोड करने का तरीक़ाकार मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम तो कुछ बुनियादी चीज़ें पढ़ लें, तो फिर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से चंक्स में पीसेस में डेटा को लोड किया जाता है। ठीक है जनाब, ये टॉपिक मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। राइट करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। ये डेटा राइट करने का तरीक़ाकार है। data.to_csv फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि आप फाइल में राइट करें, बल्कि किसी भी आउटपुट स्ट्रीम को डेटा भेज सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, to_csv करने के बाद ये कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये समझ में आ रहा है किसी के? यहाँ पे फाइल नेम की जगह हमने क्या दिया है, sys.stdout। इसका क्या मतलब है? जी स्टूडेंट्स, जी क्या कह रही हैं? हाँ, स्क्रीन पे, मॉनिटर पे स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले होगी, ठीक है ना। तो आपने जो है फाइल नेम की जगह पे स्टैंडर्ड आउटपुट बता दिया, तो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और सेपरेटर हमने पाइप दे दिया है, राइट करते हुए सेपरेटर हमने पाइप दे दिया, तो पाइप से सेपरेट होके डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर करें df._to_csv और sys.out पे दिखाया, तो ये CSV फॉर्मेट में sys.stdout है जी, सिस्टम जी। sys जो है सिस्टम की लाइब्रेरी है ना पाइथन की। तो ये देखें CSV फॉर्मेट में इस तरीके से, और यहाँ पे आप सेपरेटर अगर टिल्डा देते हैं तो टिल्डा से सेपरेट हो गया। सेपरेटर कुछ भी रख सकते हैं, \t भी रख सकते हैं, टैब सेपरेटेड हो गया, ठीक है। ये sys stdout ये stdout स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, जो कि आपकी मॉनिटर होती है अमूमन, ठीक है जनाब। अच्छा जी, सर अच्छा जी, और बहुत सारे फीचर्स हैं। अब ये कुछ पेंडास के अलावा चीजें हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। फॉर्मेट आपका कई तरह का हो सकता है ना। आपका फॉर्मेट जो है CSV फॉर्मेट है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फॉर्मेट। अब फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई तरह के फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे एक फॉर्मेट होता है जेसॉन का फॉर्मेट। जेसॉन फॉर्मेट समझते हैं आप लोग क्या होता है? जी सर। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट। तो जिस तरीके से आपकी डिक्शनरी होती है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में भी आपका डेटा सेव हो सकता है, जिस तरीके से आपकी डिक्शनरी होती है पाइथन की, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में डेटा जब होगा, तो ये देख रहे हैं ना आप, की और वैल्यूज की फॉर्म में, तो ये जेसॉन फॉर्मेट कहलाता है। इस फॉर्मेट में भी डेटा हो सकता है। अब हम थोड़ी सी वेब स्क्रैपिंग भी पढ़ेंगे। तो आपके पास ब्यूटीफुल सोप इंस्टॉल होना चाहिए, और ब्यूटीफुल सोप को इस्तेमाल करते हुए जो है हम डेटा जो है स्क्रैप करेंगे। वेब स्क्रैपिंग होती क्या है? वेब स्क्रैपिंग का मतलब है आप जो है इंटरनेट पे मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ होता है, और उस डेटा, क्योंकि वो डेटा जो है HTML फॉर्मेट में होता है और वो सर्वर पे पड़ा होता है, तो पहली बात तो ये कि आपको जो है HTTP की कोई API यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि HTTP रिक्वेस्ट कर सके उन डेटा को। दूसरी बात ये, जब वो डेटा उठकर आएगा तो वो डेटा उस फॉर्म में नहीं होगा जिस फॉर्म में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने पास।
तो आपको जो है उस डेटा को प्रोसेस करना होगा, प्रोसेस करके एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा कि जो है आप उस डेटा को अपने पेंडास के डेटा फ्रेम में लोड कर सकें, या उस डेटा को जो है आप अपने एसक्यूएल के टेबल के अंदर सेव कर सकें, डेटाबेस टेबल के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको कोई ऐसी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ना सिर्फ HTTP की रिक्वेस्ट कर सके, बल्कि साथ साथ जो है डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके, फिल्टर कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। बिल्कुल रेस्ट ये स्क्रैपिंग तो हम प्रैक्टिकली करेंगे। सर क्या वेब स्क्रैपिंग एथिकली अलाउड है? जी एथिकली अलाउड है। बाज़ वेबसाइट्स को आप कर सकते हैं, बाज़ जो है वो अलाउ नहीं करती। ठीक है, बाज़ वेबसाइट होती है इसी मकसद के लिए कि उनको स्क्रैप किया जाए, उस डेटा को इस्तेमाल किया जाए। सर ठीक है, हम पीटीआर भी तो यूज कर सकते हैं ना, ब्यूटीफायर आपने जो बताया उसकी जगह। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्क्रैपी भी है, ब्यूटीफुल सोप भी है, मुख्तलिफ तरह की लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है ना डेटा को लोड करने का तरीका दिया हुआ है। एक्सेल में किस तरीके से HD5 फॉर्मेट, हडूप फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से हम HDFS है, सॉरी HD5 नहीं है, HDFS हो गया। ठीक है, सर आपने जो अभी नेम लिया है ब्यूटीफुल सोप, उसके लिए जो कमांड्स नहीं हुए तो ये CMD के थ्रू होगा या नेट पे भी हो सकता है? अभी करते हैं इसको ना, मैं बताता हूँ। अभी मैं जरा इसको देख लूँ। अब इसमें डेटाबेस भी है जो हमने पढ़ना है। आपने जो है सबसे पहले इंस्टॉल करना है ब्यूटीफुल सोप। ठीक है, तो ब्यूटीफुल सोप BS4 आई थिंक जो है इसकी कमांड होगी। अच्छा देखिए, आप जो है ना जुपिटर नोटबुक से रहते हुए भी जो है कमांड्स रन कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हुए आप पाइथन की कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है, वेब इंस्टॉल BS4, या आप बाहर से भी रन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुपिटर नोटबुक को बंद करना पड़ेगा। तो लेकिन आप यहाँ से करेंगे तो आपको बंद नहीं करना पड़ेगा। तो इससे ग्लोबली इंस्टॉल करेगा ये? जी ग्लोबली करेगा। आप एनवायरनमेंट बना के भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई। एक मसला था, जब मेरा तो है ना वो बेस एनवायरनमेंट में चलाता है, जो जुपिटर नोटबुक है एनवायरनमेंट में नहीं चलाता, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता क्या? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर वो मेरा तो एक इशू आ रहा था कि मेरा टर्मिनल से नॉर्मली जितने सब जो है वो यूज करते हैं, टर्मिनल को यूज करके और ओपन कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक जिस जगह पे जिस बनाया उसी से। लेकिन मुझे जो है वो जो एनाकोंडा का जो पावर शेल है ना, वो ओपन करके उसके थ्रू ओपन करना पड़ता है मेरा हाँ, वो आपके पाथ का मसला है ना, वो इंस्टॉल सही नहीं हुआ है, वो पाथ सेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप जो है यहाँ पे जाके माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस में जाके यहाँ पे आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, वो आपको नेट से मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आपने एक तो आपको जो है स्क्रिप्ट्स का फोल्डर डालना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास सेट हुआ है ना पाइथन के स्क्रिप्ट्स का फोल्डर, ये कुछ फोल्डर्स जो है आपको पाथ के अंदर डालने पड़ेंगे। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू यूज इट। कोई जो प्रोग्रामर है वही कर सकता है, मुझसे तो नहीं होगा। नहीं सर, ये स्क्रिप्ट और बिन ये दो फोल्डर डालेंगे इस पाथ वाले में तो ये ओके हो जाएगा, ये मसला जो इनका आ रहा है। ठीक है, तो ये आप सेट कर लें। आप भी प्रोग्रामर ही हैं, आप अपने आप को प्रोग्रामर नहीं समझते हैं? सर एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी। हाँ, हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुड हेल्प इन दिस, तो वो मुझे बता दें। हाँ, कोई भी हेल्प करना चाहे तो इनकी हेल्प कर दे। ठीक है, मैं वेब चैट ओपन कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों जो है एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं जो है आप लोगों को जो है जो एक्सरसाइज करवाऊंगा ब्यूटीफुल सोप को इस्तेमाल करते हुए, वो मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है मेरी गिटहब के ऊपर वेब स्क्रैपिंग की। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो एक में जो है हमने जो है क्लिक इन्फो को स्क्रैप किया है, एक हमने जो है गूगल स्कॉलर को स्क्रैप किया है, और एक हमने स्टैक ओवरफ्लो को स्क्रैप किया है। ठीक है, ये मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और ये जो है हम इंशाल्लाह अगली दफा जो है इसको करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि बीच में ही हमें छोड़ना पड़ेगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सर लें। आप अनाउंसमेंट वाला सेपरेट ग्रुप क्रिएट कर लें। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलें जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना फिर हम एंड करते हैं क्लास। सर कुछ वीक पहले मैं देख रहा था कि एक प्रोजेक्ट आया हुआ था ट्विटर के ऊपर, ये वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड था। जी वो जी ट्विटर अकाउंट से यानी वो ईमेल हासिल करना चाह रहे थे, तो सर वो बिल्कुल। ये लीगल है, उसमें कोई इशू तो नहीं होता? ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ईमेल हासिल करनी थी। ईमेल जो है फिर वो गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्पैमिंग वगैरह के लिए, तो वो थोड़ा सा इलीगल हो जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर मैं वर्बल कन्वर्सेशन के लिए डेटा सेट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए यानी कि डाटा कहाँ से इकट्ठा किया जाए और कैसे किया जाए? वर्बल हमारा कन्वर्सेशन किस टाइप की? सर जैसे कि फेस मशीन की और यूजर की हम FYP कर रहे हैं ना, वर्चुअल फ्रेंड बना रहे हैं, उसमें यानी कि कन्वर्सेशन करेगा वो यानी कि खुद से। वो तो हर तो तरह की कन्वर्सेशन हो सकती है ना फिर, है ना? वो तो हर तरह की जनरल होगी, या किसी डोमेन को फिक्स करें आप? जी सर, हर तरह की हो सकती है उसमें। नहीं, हर तरह उसके की तो लिए फिर हम बहुत बड़ा डेटा सेट हो जाए। चैट वो GPT तो की भी यूज चैट करेंगे API। जीपीटी है। और साथ में खुद का भी बनाना चाह रहे हैं कि कुछ खुद का भी बनाए, हमें ये बोला गया कि आप भी बनाए खुद का। जनरल डेटा सेट तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, वो तो आप किसी डोमेन को फिक्स कर ले तो ज्यादा बेहतर है। केगल पे देखें, आपको मिल जाएगा। हाँ, जी केगल पे सर, वो मिल तो जाएगा आपको। API भी उसकी चैट GPT की उसमें काफी डाटा है, लेकिन सर बोल रहे हैं कि आप खुद से ही बनाए कुछ, ये भी यूज कर लेना और खुद से भी कुछ बनाए। तो यानी कि कोई डोमेन स्पेसिफिक डाटा सेट बना लें हम। हाँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप जो है ना स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो तो स्टूडेंट्स डोमेन, यूनिवर्सिटी डोमेन के लिए बना लो। जी सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है तो काइंडली ऊपर जो डाटा जिस पे आपने काम किया वो शेयर कर दें फाइल। जी, मैं भी कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर ना। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। कम्युनिटी बना लीजिएगा सर, उसमें 2 ग्रुप ऐड हो जाएंगे, एक अनाउंसमेंट का और एक डिस्कशन का सर। ठीक है जी, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है एनवायरनमेंट का क्या फायदा है? एनवायरनमेंट का ये फायदा है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो आपकी, वो एक फाइल होती है requirements.txt, उसके अंदर आ जाती हैं। और अगर कोई अपने कंप्यूटर पे चलाना चाहे तो वो एनवायरनमेंट जो है दोबारा से क्रिएट कर सकता है। वो बिल्कुल वैसे ही फायदा है जैसे आप जो है npm नोड यूज करते हैं, उसमें आप जो है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर वो शेयर नहीं करते, बल्कि जो है npm इंस्टॉल चलाते हैं दूसरी मशीन पे जाके, वो पूरा एनवायरनमेंट दोबारा से क्रिएट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट से फिर ये भी फायदा होता है कि चीज़ें आइसोलेटेड रहती है, एक पैकेज जो है एक सॉफ्टवेयर जो है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच।